Hello students, myself Dr. Ritu Marwa, Assistant Professor Commerce from Government DB Girls PG College, रायपुर। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सेकेंड यूनिट के टॉपिक उद्देश्य निहित प्रबंध या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारे डिस्कशन के पॉइंट होंगे वो होंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा, उद्देश्य निहित प्रबंध की पद्धति अथवा चरण, उद्देश्य निहित प्रबंध के लाभ, उद्देश्य निहित प्रबंध की सीमाएं और उद्देश्य निहित प्रबंध को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य निहित प्रबंध की अवधारणा क्या है। उद्देश्यों का निर्धारण करके उनके आधार पर प्रबंध कार्य करने की प्रणाली को उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहा जाता है। यदि हम परिभाषाओं की ओर देखें तो पीटर एफ ड्रकर की परिभाषा है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक प्रणाली है जिसमें प्रबंधक एवं संपूर्ण प्रतिष्ठान दोनों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए विभाग तथा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रबंधक के स्तर पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। हेंडरसन एवं सुओजॉनिन की परिभाषा है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध वह प्रबंध की व्यवहार है जो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है। यदि हम सरल अर्थों में देखें तो इसमें उपक्रम का लक्ष्य तथा उसके अनुरूप विभिन्न विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और यह लक्ष्य कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं करता बल्कि संचालक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक एवं उनके अधीनस्थों के संयोग से निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार सामूहिक प्रयासों से लक्ष्य प्राप्ति को अभिप्रेरित किया जाता है। यह व्यक्तिगत लक्ष्यों को सामूहिक लक्ष्यों से जोड़ने की एक तकनीक है तथा नियोजन का एक प्रभावपूर्ण तरीका है। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम MBO भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि उद्देश्य निहित प्रबंध की पद्धति अथवा चरण क्या है। सबसे पहला पॉइंट है संस्था के कुल लक्ष्यों को परिभाषित एवं निर्धारित करना। यह उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का पहला चरण है। इसके द्वारा संस्था के कुल उद्देश्यों को परिभाषित एवं निर्धारित किया जाता है। किसी भी संस्था का एकमात्र लक्ष्य जो है लाभ कमाना नहीं हो सकता, अपितु उसके अनेक लक्ष्य होते हैं। जैसे उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी, वो किन आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करेगी, वह किन तकनीकी प्रगति एवं कार्यकुशलता के संबंध में नीतियों का निर्माण करेगी और वह ग्राहकों एवं समाज के प्रति क्या रुख रखेगी। इस प्रकार उपरोक्त सभी लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है जो कि एक उच्च प्रबंध का कार्य होता है। प्रत्येक इकाई के लिए उपलक्ष्य। जब संपूर्ण संस्था के लिए लक्ष्यों का निर्धारण हो जाता है तो उसके बाद महत्वपूर्ण कदम होता है कि संस्था की प्रत्येक इकाई एवं उप इकाई के लिए छोटी अवधि के लिए लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए ताकि प्रत्येक खंड या विभाग को ज्ञात हो कि उपरोक्त अवधि में उसे क्या प्राप्त करना है और किस प्रकार से प्राप्त करना है। व्यक्तिगत प्रबंध के उद्देश्य या लक्ष्य। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध विधि के अंतर्गत उठाया जाने वाला जो तीसरा कदम है वह है कि व्यक्तिगत आधार पर उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित किया जाए और जहाँ तक संभव हो निम्नतर स्तर पर जो लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण है वह परिमाणात्मक इकाइयों में व्यक्त किया जाने योग्य हो। प्रत्येक प्रबंधक को लक्ष्य, उद्देश्य एवं साधनों का विवरण पत्र दिया जाना। जब संस्था के लिए उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है तो उसके पश्चात इसका एक व्यापक विवरण पत्र तैयार किया जाता है और इसे संबंधित प्रबंधकों को दे दिया जाता है। नियंत्रण व्यवस्था लागू करना। उपरोक्त कार्य पूरा हो जाने के पश्चात अगला कार्य होता है नियंत्रण व्यवस्था को लागू करना और यह देखा जाना कि लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की तुलना में यदि कोई भिन्नता आ रही है, यदि उनके जो कार्य रूप में कोई भिन्नता आ रही है तो तत्काल एक नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाए और उसमें सुधार किया जाए ताकि कार्य जो लक्ष्यों के अनुरूप ही संपन्न हो पाए। सामयिक सभाएं। यह उठाए जाने वाला एक अगला महत्वपूर्ण कदम है जिससे समय समय पर संस्था की प्रगति पर विचार किया जाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक सामूहिक सभाओं का आयोजन किया जाता है और इस बात पर
विचार विमर्श किया जाता है कि निर्धारित लक्ष्य उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त कर लिया गया है। परिणामों का मूल्यांकन तथा लक्ष्य उद्देश्यों की समीक्षा। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध विधि के अंतर्गत उठाया जाने वाला ये अंतिम महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें निर्धारित अवधि के पश्चात विभाग निर्धारित जो प्रमाप है उनकी तुलना लक्ष्यों से की जाती है, ताकि अब तक की गई प्रगति एवं परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। अब हम देखेंगे उद्देश्य निहित प्रबंध के लाभ कौन से हैं। कुशल निष्पादन। इस विधि का प्रयोग करने से प्रबंधकीय निष्पादन में सुधार होता है। उनकी समस्त क्रियाएं उद्देश्यों पर आधारित हो जाती है। लाभदेय क्रियाएं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध लागू करने से संस्था एवं प्रबंधकों की क्रियाएं केवल लाभदेय क्रियाओं तक केंद्रित हो जाती हैं। प्रबंध की क्षमता को मान्यता। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध विधि से प्रबंध की क्षमता एवं प्रवीणता को सरलता से मान्यता प्रदान की जाती है। उच्च मनोबल। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध विधि का उपयोग करने से प्रबंधकों एवं कर्मचारियों का जो मनोबल है वो उच्च हो जाता है। श्रेष्ठ प्रत्यायोजन। जहाँ एक और उद्देश्यों के निर्धारण से अधिकारियों कर्मचारियों को ज्ञात होता है कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना है, यह भी ज्ञात होता है कि उन्हें किनसे निर्देश लेना है, किनसे वह कार्य करा सकते हैं, जिससे प्रत्यायोजन जो है वो अधिक सरल हो जाता है। प्रभावी प्रबंध की विकास। इससे प्रभावी प्रबंध की विकास को बल मिलता है, जिसके कारण प्रबंध की योग्यता का जो स्तर है वह ऊंचा हो जाता है। श्रेष्ठ संचार। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक को उपयोग करने से संस्था की जो संचार व्यवस्था है वो बहुत अधिक विकसित हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक उच्च अधिकारी को पता होता है कि उन्हें किन को निर्देश देना है, किन व्यक्तियों से कार्य लेना है, एवं निम्न स्तर के अधिकारियों को भी यह ज्ञात होता है कि उन्हें किन अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करना है। अभिप्रेरणा। यह उद्देश्यों को निर्धारण करने के पश्चात जब कार्य अच्छी तरह से होते हैं एवं कार्यों में एक रूपता रहती है तो इससे कर्मचारी जो है अभिप्रेरित होते हैं। नियंत्रण। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध विधि के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन की तुलना पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण का जो कार्य है वह सरल हो जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध बाहरी नियंत्रण की तुलना में स्वतः नियंत्रण को बहुत अधिक महत्व देता है। अब हम देखेंगे कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की क्या सीमाएं हैं। सबसे पहली सीमा है व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असमर्थ। हैरी लेविंसन के अनुसार उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक एक महान प्रबंध की माया जाल है, क्योंकि यह व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहती है। उनके अनुसार विधियों का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण व्यक्तियों का जो उद्देश्यों का जो चयन क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है, जिससे उनमें अभिप्रेरणा की कमी होती है। दबाव अभिमुखी तथा समय लेने वाली तकनीक। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जहाँ एक और बहुत अधिक समय लेती है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों पर हमेशा दबाव बना रहता है, जो इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। प्रशिक्षण की आवश्यकता। उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ लक्ष्य निर्धारित करने में प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि यह देखा जाता है कि कर्मचारियों की जब सहभागिता नहीं होती है तो उच्च अधिकारियों के साथ टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती है, क्योंकि अधीनस्थ तथा अधिकारी दोनों अलग अलग लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि उच्च अधिकारी सही तरीके से प्रशिक्षित हों। कागजी कार्य पर अधिक जोर। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक में कागजी कार्रवाइयों पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे कि कर्मचारियों की जो सक्रिय सहभागिता है वह कम हो जाती है। कार्यक्रम को लागू करने में कमियां। एमबीओ का जो कार्यक्रम है ठीक प्रकार से लागू न किए जाने के कारण भी कभी कभी असफल हो जाता है, जैसे कि मूल्यांकन हेतु जल्दी जल्दी मीटिंग ना बुलाई जाना या कर्मचारियों को परिणामों की प्राप्ति के अनुरूप इनाम न दिया जाना। अब हम देखते हैं कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को प्रभावी बनाने के लिए क्या सुझाव हैं, जिससे इसे अधिक इफेक्टिव बनाया जा सकता है। उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट रूप में परिभाषित होने चाहिए। उद्देश्य वास्तविक और उपलब्ध होने योग्य होने चाहिए। उद्देश्य निर्धारित करते समय वांछित समय भी निश्चित कर देना चाहिए।
उद्देश्यों का निर्धारण अधीनस्थों एवं अधिकारियों के मध्य संयुक्त परामर्श के द्वारा होना चाहिए। उद्देश्यों का सही ढंग से संप्रेषण होना चाहिए। उद्देश्य प्रेरणात्मक होने चाहिए और उद्देश्य परिमाणात्मक रूप में व्यक्त किए जाने चाहिए। धन्यवाद।